देवली उनियारा और राजस्थान लेवल की कुछ समस्याओं को लेकर एक जन आंदोलन की घोषणा की है, जिसमें हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं। और अभी इस आंदोलन को लेकर जब हम जनसंपर्क पर निकले, गांव गांव गए पीले चावल बांटने, तब कुछ समस्याएं हमारे सामने गांवों से आई। तो वो समस्याएं भी मैं भी आपके सामने रखूंगा। इस आंदोलन को लेकर कल हमें जिला प्रशासन ने वार्तालाप के लिए बुलाया था, लेकिन कल कहीं बिजी होने के कारण मैं नहीं पहुंचा। और आज सुबह 2 घंटे हमारी जिला कलेक्टर टोंक, जिला एसपी टोंक, एडिशनल एसपी टोंक और एडीएम टोंक से भी 2 घंटे हमारी वार्तालाप हुई। हमने एक एक मुद्दे पर उनसे गंभीरता से बात की। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो जिला प्रशासन के लेवल के थे, उन पर हमारी बात हुई। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो समरावता को लेकर, फसल बीमा को लेकर, जो स्टेट और राजस्थान सरकार लेवल के थे, उन पर भी हमारी बात हुई है। मैंने कल तक का सरकार को और जिला प्रशासन को समय दिया है। कल हमारा उनियारा में सोप थाने के पास में एक कोटड़ी मोड़ चौराया है, वहां हम इस जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये सरकार के खिलाफ हमारा ऐलान जंग होगा, जो कि किसानों के लिए, आमजन के लिए होगा। कल 12 बजे कोटड़ी मोड़ चौराहे पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर एक जनसभा करेंगे। और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, जिला प्रशासन ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम उसके बाद राजधानी जयपुर की तरफ कूच करेंगे। इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधायक अतुल जी प्रधान, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुडा शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो हम भगत सिंह सेना का हमने जो निर्माण किया है, उस भगत सिंह सेना से जुड़ने वाले, उसके सदस्य बनने वाले राजस्थान से तमाम युवा साथी इस आंदोलन में भाग लेंगे। यह आंदोलन अहिंसात्मक, गांधीवादी तरीके से होगा। उम्मीद है जिस तरह की मेरी अभी 2 घंटे जिला प्रशासन से बात हुई, वो राजस्थान सरकार में बैठे उच्चाधिकारियों से भी बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कल सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से सकारात्मक रवैया अपनाया जाएगा और हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। आज कलेक्टर से बात हुई है, क्या क्या आश्वासन मिला और क्या आपकी तरफ से कहा? कलेक्टर साहब को हमने 11 सूत्री जो मांगी थी, हमारी मांगे थी कि समरावता प्रकरण में जब मैं जेल में था, तो उस समय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हुई थी, समझौता हुआ था। वो समझौता अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी भी जो 60 लड़कों पे जो मुकदमा लगा, 167 एफआईआर नंबर, उस मुकदमे को हमारा वापस लेने की मांग थी, वो वापस लिया जाए। अभी भी जो मुआवजा बांटने का मामला था, सरकार ने अलॉट कर दिया, वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। उसमें 4 एफआईआर हुई थी, जिसमें सरकार ने वादा किया था कि 2 एफआईआर को हम क्लोज कर देंगे, वो अभी तक क्लोज नहीं हुई है। इसके अलावा फसल बीमा का जो मामला है, अभी तक फसल बीमा के मामले को लेकर, फसल बीमा के पेमेंट को लेकर, खरीफ की जो फसलें हैं, जो चौपट हो गई थी बरसात की फसलें, उसको लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हुई है। समर्थन मूल्य पर कांटे, अभी तक समर्थन मूल्य पर कांटे, फसलें कटने के काफी लेट होती है, तो उस मामले में हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है। और उनियारा विधानसभा, देवली उनियारा विधानसभा में उन्होंने बताया कि सोप, ककोड़, नासिरदा, इन 3 जगह पर समर्थन मूल्य के कांटे लगते हैं। हमने उनसे कहा है कि इन 3 जगह की जगह 2 जगह और बढ़ाई जाए। एक तो अलीगढ़ बढ़ाई जाए और दूसरी नगर दूनी बढ़ाई जाए। 2 कांटे लगाए जाए
और फसल आने के पहले अभी से उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को जैसे ही फसलें कटे वो तुरंत प्रभाव से उन कांटों पर अपना माल तुला सके। उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसके लिए वो करेंगे। एक शॉप से लेके अलीगढ़ का जो टूटा रोड पड़ा हुआ है, उस रोड को डामरीकरण किया जाए। एक अलीगढ़ से आसल गांव का जो टूटी हुई सड़क है, उस सड़क को बनाया जाए। कुछ जो हमें क्षेत्रीय समस्याएं आई, साइबर ठगी के नाम पर कई लोगों को पुलिस बिना किसी सबूत के निर्दोष लोगों को भी उठा लाती है और उसके बाद बिना कोई मुकदमा लगाए उनसे वसूली करके छोड़ देती है। ऐसी कार्रवाइयों पर रोक हो। जिस सीआई ने, जिस पुलिस वालों ने उन महिलाओं के साथ और आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसी तमाम समस्याएं कई गांवों में, अभी मैं जब पीले चावल बांटने गया तो वहां पीने की समस्या थी, जिसमें बिलासपुरा का देवपुरा गांव है, कचरावता में रायपुरा गांव है। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत नल तो लगे हुए लेकिन पानी नहीं आता, उनमें पानी पहुंचाया जाए। पुलेता में जो गांव है, पुलेता हेडक्वार्टर, वहां पीएससी खुलनी है, उसको पुलेता में ही खोला जाए। एक दो टोल प्लाजा है, गुमानपुरा टोल और फलाई टोल, वहां के आसपास की जो नागरिक हैं वो उन टोलों से दिन में कई बार चक्कर काटते हैं, हमेशा उनको टोल देना पड़ता है, तो उनको उसमें छूट दी जाए। एक जो हत्या हुई थी खेड़ली में, मर्डर हुआ था, उसमें दोनों मुलजिमों की जमानत हो गई, लेकिन अभी तक जिसकी हत्या हुई उसके परिजनों को अभी तक जो पीड़ित प्रतिकार वो नहीं मिला। इस मामले में हमने बात की है। कुछ पुलिस वालों के हमने नाम दिए जो जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट उनके नेगेटिव है, जो दिन भर वसूली करते घूमते हैं, उनको वहां से हटाया जाए। एक रानीपुरा पंचायत के गांव है दारूला, जिसकी जनसंख्या होने के बावजूद भी ये राजस्व गांव नहीं है, तो इसको राजस्व गांव घोषित किया जाए। एक थाना बनेटा के सुरेली गांव में 6 लड़कों पर एक मुकदमा, सरकारी मुकदमा लगा हुआ है, उस मुकदमे को वापस लिया जाए। ऐसी तमाम समस्या। एक मालियों की झोपड़ियां बनेठा में, जो इसरदा डैम के डूब क्षेत्र में आ रहा है, उनके खेतों को तो मुआवजा मिल गया, जमीनों का मुआवजा मिल गया, लेकिन घरों का मुआवजा नहीं मिला। उस मामले में गंभीरता से बात हुई कि उनके मकानों का मुआवजा दिया जाए और उनको विस्थापित किया जाए, तो उनको जगह दी जाए। गलवा बांध जो है, उसमें जो डूब क्षेत्र में जो किसानों की जमीनें आई हुई है, क्योंकि इससे पहले 2 साल से पहले जब बारिश कम होती थी तो कम भरता था, तो किसान खेती करते थे, लेकिन पिछले 2 साल की बारिश के बाद वो पूरा भरा हुआ है और इसरदा बनने के बाद वो पूरा भर जाएगा। ऐसे में जो इनकी डूब क्षेत्र में जो जमीनें आई हुई उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। अभी ईआरसीपी के तहत जो नहर बनने वाली है, उसमें किसानों की जमीनें जाएगी, तो उसके मुआवजे की सरकार स्पष्ट करे कितना मुआवजा उनको दिया जाएगा। ऐसी तमाम पहले हमारी 11 सूत्रीय मांगे थी, बाद में कुछ जो जन समस्या आई, इन सब बातों में मेरी पूरी बात हो गई है और कल तक का हमने समय दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें, कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने, कि हम उच्च अधिकारियों से सीएमओ लेवल पर हम बात कर लेंगे और जो भी होगा हम इनका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। लगता है जन आंदोलन का जो रूपरेखा थी उसमें अब कोई फर्क आएगा, क्योंकि जिला कलेक्टर साहब ने कहा कि अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है और कल वहां जाके बकायदा घोषणा की जाएगी। जिला प्रशासन से सहमति बन चुकी है। जिला प्रशासन लेवल के जितने भी मांगे हैं, जैसे मालियों की झोपड़ी का मामला बताया, तो मालियों की झोपड़ी के मामले में उन्होंने एक कोई नोटिस होता वो कर दिया है और जल्दी ही उनको जो भी मकानों का मुआवजा वो सब दिया जाएगा। ये जो कलेक्टर लेवल की जो मांगे थी, कलेक्टर साहब ने, जैसे समर्थन मूल्य में कांटे का मामला था, तो उन्होंने दूनी और अलीगढ़, उसके लिए उन्होंने कर दिया कि हम इसको करवा देंगे। तो कलेक्टर लेवल के तो मांगे पूरी हो गई, लेकिन जो सीएमओ लेवल की मांगे थी, जैसे समरावता वाला मामला है, मुकदमे वापस लेने का मामला है, वो जो 14 गांव जो अभी भी उडियारा से, जिस मामले में समरावता हुआ, जो उडियारा से तोड़कर जो देवली जोड़ दिया, वो कलेक्टर साहब के बस उसमें तो है नहीं, वो सरकार के लेवल का मामला है।
तो उस मामले में अभी कलेक्टर साहब उनसे बात करेंगे सरकार लेवल पे। लोकल पुलिस से जो जुड़े मामले थे, जो एसपी साहब भी वार्ता में रहे, क्या उन पे भी कुछ एक्शन की बात बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम उन पे एक्शन करेंगे। ये सारी जो तमाम चीजें हैं वो कल तक, अगर वो हमारी जो डिमांड है वो कल तक या तो पूरी कर दी जाएगी, और नहीं की जाती है तो हम राजधानी की तरफ कूच करेंगे। आपने कहा बजरी बहुत बड़ा इशू रहा है, ये कलेक्टर साहब ने कहा कि बजरी को लेकर भी कुछ बातें आपकी। मेरी बजरी को लेकर, बनास को लेकर बात हुई है, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि साहब वो हमारा जो जहां पे ये जो गाद वाला जो मामला है, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और जिसमें बड़े बड़े सफेद पोश कपड़ों में बैठे हुए नेता शामिल है, जिसमें सुनने में आता है कि उसमें राजेंद्र जी राठौड़, ओम जी बिरला, प्रमोद जैन जी भाया, एक अधिकारी राजस्थान में जिसका नाम है सीकर अग्रवाल, ये सब लोग जिन्होंने गड़िया, एक जो गुजरात का एक व्यापारी है, उससे मिलकर ये जो गाद वाला जो टेंडर था, ये अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में हुआ था। ये 21 नवंबर 2022 को ये टेंडर हुआ। टेंडर इस बात का कि बिशनपुर की भराव क्षमता को पूरा करने के लिए उसकी जो मिट्टी का भराव हो गया उसको निकाला जाए, और वो जो गाद निकलेगी उसको किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन आज तक एक भी बूंद वहां से गाद नहीं निकली, पूरी बजरी निकली हुई है और उस बजरी को बेचा जा रहा है, और वहां ऑन स्पॉट बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि निःशुल्क गाद दी जाएगी, लेकिन वहां हजारों डंपर रोज के चल रहे हैं। इसलिए इसमें बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है। ये टेंडर कांग्रेस में हुआ, इसलिए कांग्रेस चुप है। बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री और कुछ नेता ने स्टेटमेंट दिया था कि 7 करोड़ की बजरी रोज की निकल रही है, 7 करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं। लेकिन मैं कल उस जगह जाकर देख के आया हूं, वहां 7 करोड़ नहीं, रोज की 10 करोड़ रुपए वहां से कमाए जा रहे हैं, जिनका 1 रुपया भी नहीं लग रहा। गाद निकालने के नाम पर बजरी निकालने का पैसा भी सरकार दे रही है। और आज हमने देखा है कि टोंक जिले में और आसपास के जिलों में जो बजरी की जो कीमतें हैं वो जैसे सोने की तरह काला सोना हो गया। बजरी काला सोना का रूप ले चुका है। 15-15, 20-20 हजार रुपए टोली में आम जनता को बजरी मिल रही है, रेत मिल रही है। और जहां सरकारी बिल्डिंगें बन रही है, जहां सरकारी रोड बन रहे हैं, जहां सरकारी काम हो रहे हैं, वहीं से उनको ये दबाया जा रहा है कि केवल आप जो बजरी लोगे वो वहीं से लोगे, जिन नेताओं की जो मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा साहब वो हमारे एरिया में नहीं आता है, वो भीलवाड़ा और अजमेर में आता है। और यहां जो लीज हुई उस पर भी हाईकोर्ट ने स्टे किया। और आम जन की जो स्थिति वो आपके सामने है। इस आंदोलन के बाद में, क्योंकि ये जंग की शुरुआत है, राजस्थान में जहां जहां भी इस तरह का भ्रष्टाचार होगा वहां नरेश मीणा खड़ा मिलेगा। इसके बाद हमारी नजर है कि उसमें बड़ा आंदोलन, हम दूसरा आंदोलन उस पर करेंगे। और सीबीआई, वो मामला ऐसा है जिसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि 327,000 करोड़ का घोटाला है। वो टेंडर 1 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए टेंडर दिया हुआ है। आप सोचिए, 20 साल तक बजरी निकालने का पैसा भी अगर सरकार दे रही है और वो बजरी माफिया उसको बेच रहे हैं बड़े दामों पे, तो कितना बड़ा राजस्थान का राजस्व नुकसान है। अगर सरकार वो जो गाद के नाम पर भी जो बजरी निकाल रहे हैं, अगर उसको भी जब्त करे, उसकी भी अगर बोली लगाए, तो हजारों करोड़ रुपए सरकार को मुनाफा हो सकता है। इसलिए इस आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन हमारा, जो कि ये आंदोलन जो मैं कर रहा हूं कोटड़ी मोड़ चौराहा, ये 4 विधानसभाओं से लिंकअप है। ये खंडार, देवली उनियारा, केशोरायपाटन, सवाई माधोपुर, हिंडोली से लगा हुआ एरिया है। वो जो आंदोलन होगा हमारा, वो केकड़ी, हिंडोली, जहाजपुर, इन तमाम जगह होगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर विधायक है। जहाजपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, केकड़ी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, आसपास देवली उनियारा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो नहीं बोल सकते ओम बिरला के खिलाफ, अगर वो बोल गए तो उनका टिकट कट जाएगा। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक है, हिंडोली का विधायक कांग्रेस का है, वो क्यों इस पर एक टिप्पणी नहीं करता, क्यों नहीं इसके खिलाफ बोलता? क्योंकि हिंडोली में भी और इस एरिया में हजारों लोग जो बजरी का कारोबार करते थे, जिनके डंपर चल रहे थे, जो रॉयल्टी पर डंपर चलते थे, ट्रैक्टर चलते थे, उनके जंग लग चुकी है।
और केवल एकमात्र जो गाद के नाम पर जिन लोग शामिल है उन्हीं की बजरी पूरे एरिया में बिक रही है। इसलिए अगला आंदोलन हमारा वहां होगा। कितना करोड़ बताया? 327,000 करोड़ का राजस्थान का नुकसान है। प्रशासन और ट्रेड मिनिस्टर का कहना है कि जिले में बजरी कहीं नहीं चल रही, जबकि हम सब रोज व्यक्तिगत गांव, गाड़ी, शहर में, गली मोहल्ले में देखते हैं वहाँ ट्रैक्टर, ट्रॉली। मेरा आप तमाम मीडिया साथियों से निवेदन है कि आप अगर बनास की नदी पुलिया पे जाओगे, जो देवली से केकड़ी जो रोड जा रहा है, उस रोड को अगर आप रात का नजारा वहां देखोगे तो जैसे बॉम्बे में गेट ऑफ इंडिया से जब समुद्र की तरफ देखते हैं और जिस तरह समुद्र में लाइटें दिखती जहाजों की, आप उस पुलिया पे जाओगे तो बिसरपुर की तरफ जब आपका कैमरा जाएगा तो ऐसा नजारा दिखता है जैसे कि कोई समुद्र में आ गए हो, समुद्र के जहाज चल रहे हो। बड़े बड़ी बोटें, बड़े बड़े जहाज वहां चला रखे हैं, बड़ी बड़ी एलएनटियां वहां पड़ी हुई है उस गाद के नाम पर बजरी निकालने की। इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता और कोई नेता विधानसभा में, लोकसभा में बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं आशा करता हूं, अभी संसद चल रही है, मैंने हनुमान जी बेनीवाल साहब को भी इस मामले में बताया है कि साहब इस तरह का राजस्थान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने भी मुझे कहा है कि मैं जल्दी इसको संसद में उठाऊंगा और उम्मीद करता हूं इसी संसद काल में हनुमान जी बेनीवाल संसद में उठाएंगे। उम्मीद करते हैं अशोक चांदना जी हिंडोली के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए, अगर उनकी मिली भगत अगर बिरला से नहीं, मैं तो कहता हूं वो पूरी तरह बिरला से मिले हुए, और बिरला से इसलिए मिले हुए क्योंकि उनकी भी खाने चलती है बगल में ही, सावर में उनकी खाने है, वो अवैध खाने। एक बार अशोक चांदना जी विधानसभा में वसुंधरा जी के खिलाफ बोल गए थे, वसुंधरा जी ने उनके पेनल्टी निकाल दी। पेनल्टी निकालने के बाद उन्होंने समझौता कर लिया, राजीनामा कर लिया और पेनल्टी बचाई। और अब वो जो सावर में उनके अवैध खाने चल रही है, उस अवैध खानों को चलाने के लिए बिरला जी सेटिंग कर रखी है। अभी जो परिसीमन होने की जो चल रही है चर्चा ये भी है कि हिंडोली एससी की सीट हो सकती है, इसलिए उस सीट को बचाने के लिए उनकी बिरला से सेटिंग है। और अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर अशोक चांदना जी की बिरला जी से सेटिंग नहीं है, बिरला जी से मिली भगत नहीं है, तो उनको इस गाद वाले मामले को, अभी विधानसभा चल रही है, उनको उठाना चाहिए। और अगर वो लोग नहीं उठाते, अगर डोटासरा जी नहीं उठाते, डोटासरा जी क्यों नहीं बोल रहे इस भ्रष्टाचार पे? क्योंकि डोटासरा जी को पता है कि मैं अगर बिरला जी के खिलाफ बोल गया, मैंने बिरला जी के खिलाफ आवाज उठा दी, गाद के मामले में आवाज उठा दी, तो मुझे कहीं पेपर लीक में अंदर नहीं हो जाना पड़े। संसद में जो यहां के सांसद बैठे हैं राजस्थान के, उन्होंने सबने बिरला जी से मिलके बड़े बड़े बंगले अलॉट करवा लिए। एक एक बार के सांसदों को बंगले नहीं मिलते, वहां फ्लैटों में रहना पड़ता है, लेकिन राजस्थान के जो सांसद हैं उनको बंगले अलॉट है। और बंगले कांग्रेस वाले सांसदों को वो बंगले इसी बात के अलॉट हैं कि आपको कहीं भी हमारे खिलाफ नहीं बोलना। इसलिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, 327,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, और मैं आंदोलन करूंगा, सीबीआई की जांच की मांग करूंगा। अशोक जी चांदना का रोजड़ा कौन है आखिर? अब ये तो समय बताएगा 2028 में रोजड़े कौन है। जो उन्होंने जिनको रोजड़ा कहा है वो रोजड़े अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या लगता है आप पे इशारा था उनका कहीं? हाँ बिल्कुल मेरी तरफ इशारा था, या और नेताओं की तरफ भी था? प्रभुलाल जी सैनी, प्रहलाद जी गुंजल, धीरज जी गुजर, नरेश मीणा भी था। बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि मैनेजमेंट से चुनाव जीतते हैं। आप अगर अशोक जी चांदना अगर मैनेजमेंट से चुनाव जीतते, अगर वो चुनावी मैनेजमेंट के कलाकार होते, तो मैं जानना चाहता हूं कि हिंडोली में सीपी जोशी लोकसभा चुनाव में क्यों आ रहा? क्या उस समय भी उन्होंने सेटिंग कर ली थी बीजेपी वालों से? सीपी जोशी जो लोकसभा का चुनाव लड़े अभी भीलवाड़ा, वो हिंडोली से चुनाव क्यों हारे? अगर वो प्रमोद भाया को चुनाव जिता सकते हैं अंता में जाके, तो सीपी जोशी साहब को भी तो चुनाव जिता सकते थे। लेकिन चांदना जी अपने हितों की राजनीति करते हैं, वो वही राजनीति करते हैं जो उनके हित सदैव। अशोक चांदना का एक बयान आया है कि किधर से, इधर से भी आए या उधर से भी आए, फुटबॉल की तरह उठाकर बाहर फेंक दूंगा, गेंद बना दूंगा, ये बोला है। फुटबॉल नहीं, गेंद बना दूंगा, गेंद बना दूंगा। ठीक है। अब वो कौन किसको गेंद बनाएगा, कौन किसको फुटबॉल बनाएगा, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है इंडोली के आसपास बूंदी जिले में 2028 में। ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, ये जो पूंजीपति धन्ना सेठ है जो राजस्थान को लूट रहे हैं, इनकी तो राजनीति खत्म करेंगे। नंगे पैर में घूम रहा हूं
और नंगे पैर मैंने प्रण ले रखा है कि जो हाड़ौती में जो पूंजीपति धन्ना सेठ जिन्होंने पूरी हाड़ौती का किसानों को खून चूस लिया, निचोड़ दिया, बर्बाद कर दिया हाड़ौती को, कोटा को जिन्होंने बर्बाद कर दिया, जब तक लोकसभा विधानसभा में जाने से नहीं रोक दूंगा, जब तक चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। लेकिन उन चारों से ही नहीं, उन चारों के आसपास जो लोग दिखेंगे उनका भी बराबर हिसाब किताब रखेंगे। और जो चांदना जी के साथ साथ और भी गए ना अंता चुनाव में मुझे हराने, उनका भी हिसाब करेंगे, चाहे वो केशवराय पाटन हो, चाहे वो सांगोद हो, सबका बराबर हिसाब करेंगे 2028 में। 2028 का चुनाव नरेश मीणा के इर्द गिर्द होगा। हिंडोली रहेगा, देवली या देवली नहीं रहेगा? देखो, मेरे को 3 जगह से लोगों ने आशीर्वाद दिया, देवली उनियारा, अंता और छबड़ा। मैंने कहा है कि मैं 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा। कहां से? अब ये उस समय तय कर लेंगे कहां कितना लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। लेकिन ये तय मान लीजिए कि चाहे मैं 3 बार हार गया, चाहे मैं आगे भी एमएलए नहीं बनूं, मैं जिद्दी हूं, मैं आगे भी एमएलए नहीं बनूं, लेकिन जिन्होंने मुझे हराया है उनको हराने का पूरा प्रयास करूंगा, जी जान लगा दूंगा, चाहे मैं खुद बनूं कि नहीं बनूं। टॉप में बैठे हुए आप, टॉप में सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है। सचिन पायलट से क्या उम्मीद रखते हैं आप? भ्रष्टाचार पे क्या वो बोलेंगे आपके जो मुद्दों की बात? पायलट साहब को बोलना चाहिए, उनके पड़ोस में जो बनास निकल रही है, पायलट साहब को बोलना चाहिए। देवली उनियारा सबसे बड़ी विधानसभा है, 175 किलोमीटर का दायरा आता है। आपने कोटड़ी को ही क्यों चुना इसके लिए? देखिए, सोप थाने पर जिस तरह का ये हुआ था घटनाक्रम, उसके बाद में कोटड़ी चौराया एक ऐसा चौराया है जो 3-4 विधानसभाओं के बीच का सेंटर है, तो वहां से मैसेज जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैसेज जाएगा। नरेश जी, आपने जैसा भी बोला है कि आप 3 जगहों से चुनाव लड़ेंगे, उन लोगों को हराने के लिए जिन्होंने आपको हराया, तो आपका राजनीति में आने का उद्देश्य किसान और महंगाई भ्रष्टाचार है या आपको हराने वाले लोगों के खिलाफ है? देखिए, मैंने 25 साल से राजनीति में हूं, 25 साल से जन संघर्ष और लोगों की लड़ाई लड़ते हुए आया हूं, इसलिए 32 मुकदमे खाए, कई बार जेल गया। आज तक मेरे पर कोई व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे जेल जाना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराया है, अब राजनीति में उनका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। हिसाब करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।